एमीन बनाने की विधियां चल रही थी, जिनमें से कुछ अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है नाइट्रोएल्केन से। अब हमारे पास नाइट्रोएल्केन का मतलब है कि नाइट्रोएल्केन एल्केन समूह के साथ NO2 समूह लगा हुआ है। यदि NO3 समूह होता है तो इसको नाइट्रेट बोला जाता है। NO2 है तो नाइट्राइट बोला जाता है। और यदि NO समूह होता है तो इसे नाइट्रस बोला जाता है, नाइट्रोसो बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये NO समूह होते हैं। तो यहाँ पे कराते हैं नाइट्रोएल्केन यानी कि नाइट्राइट की अभिक्रिया। तो नाइट्राइट की अभिक्रिया कराने पर हमें समान कार्बन वाले एमीन प्राप्त होते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, जब नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया सामान्य ताप पर नाइट्रोएल्केन की अभिक्रिया सामान्य ताप पर सूक्ष्म विभाजित निकेल Pt तथा Pd की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो समान कार्बन युक्त एमीन प्राप्त होती है। निकेल ले सकते हैं, Pd ले सकते हैं या Pd ले सकते हैं। अब इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, ये जो हमारे पास नाइट्रोएल्केन है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करने पर यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है और H समूह जुड़ता जाता है तो हमें समान कार्बन युक्त एमीन प्राप्त हो जाती है। और जल का एक अणु दो अणु बाहर निकल जाते हैं। ये थी हमारी एलिफेटिक थी। तो यहाँ पे यदि हम एराइल ग्रुप लेते हैं, एरोमेटिक ग्रुप लेते हैं तो एराइल समूह भी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यदि यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया यानी कि 6H की उपस्थिति में कराते हैं, वही हमारे पास निकेल Pt या Pd उत्प्रेरक है। सेम कंडीशन पर अभिक्रिया होगी और यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक एमीन या क्या बोलते हैं इसे एनेलीन प्राप्त। तो ये अभिक्रिया लिखने के बाद एक एरो का निशान लगा लेना, उसमें लिखना एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों की अभिक्रिया से भी एमीन प्राप्त होते हैं। दोनों प्रकार के एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के नाइट्रो यौगिक जो होते हैं वो एमीन के अपचयन से हमें एमीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया लिखे ना नीचे वाली दूसरे नंबर की।
और नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिख देना। ये जो हमारे पास नाइट्रो यौगिक होते हैं, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन धातु अम्लों की उपस्थिति में धातु अम्लों की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। अब धातु अम्लों की उपस्थिति में कर सकते हैं का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पर ZnHCl है, SnHCl है, ये हमारे पास सब धातु अम्ल हैं। तो इन धातु अम्लों की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। एग्जाम में NiPT दिया है, उसके स्थान पर हम ZnHCl, FeSO-HCl या SnHCl लिख सकते हैं। ये देखिए नोट आपने कंप्लीट। तो यहाँ पर आपकी बनाने की जो विधियां हैं उनमें एक विधि और है। और इस विधि का नाम है ऑक्सिम से। पहले इस अभिक्रिया की परिभाषा लिख लीजिए ऑक्सिम वाली की। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑक्सिम के अपचयन से अपचयन में सबको अच्छे से पता होना चाहिए। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का योग। और एमीन में क्या होगा? नाइट्रोजन समूह के साथ लगातार हाइड्रोजन का योग होता है, जिससे हमें एमीन प्राप्त होते हैं। तो लिखिए इसमें कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर ऑक्सिम प्राप्त होते हैं। इन ऑक्सिमों का AlH4 या NaC2H5OH की उपस्थिति में अपचयन कराने से एमीन प्राप्त होते हैं। हमारे पास कार्बोनिल यौगिक है। कार्बोनिल यौगिक में हम एल्डिहाइड का और कीटोन का एग्जांपल लेते हैं। तो यदि हमारे पास यहाँ पर हमें एल्डिहाइड दिया है और इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्सिल एमीन से कराई है। हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब होता है NH2 समूह के साथ OH समूह लगा हुआ है। अब यहां पर अभिक्रिया के दौरान हमें ऑक्सिन प्राप्त होगा। CH3 के साथ एक H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से N जुड़ा हुआ है और ये जो N है इसके साथ OH समूह जुड़ जाएगा। यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर जो हमें ये जो संरचना प्राप्त हुई है, ये क्या है हमारे पास? ऑक्सिम है। इसको बोल सकते हैं
एसिटेल्डिऑक्सिन तो क्या बनेगा हमारे पास एसिटेल्डिऑक्सिन बनेगा। और यहाँ हमारे पास एसिटाल्डिहाइड था, एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सी एमीन के साथ कराते हैं तो एसिटाल्डिऑक्सिन बनता है। अब ये जो एसिटाल्डिऑक्सिन यहाँ हमारे पास जो उत्पाद बना है, इस उत्पाद की अभिक्रिया कराते हैं हम इसका करा देते हैं अपचयन, और अपचयन कराते हैं NaC2H5OH की उपस्थिति में। तो NaC2H5OH या LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है तो हमें यहाँ पर CH3 CH2 NH2 प्राप्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा भी हम एमीन प्राप्त करते हैं। यदि इसके स्थान पर हमने कीटोन ले लिया, कौन सा ग्रुप ले लिया? कीटोन का ग्रुप ले लिया, और कीटोन ग्रुप की अभिक्रिया इसमें डायरेक्ट बना रहा हूं कीटोन का, इसका अपचयन LiAlH4 की यहाँ पे केवल क्या लगाया है? CH3 लगाया है, तो अभिक्रिया सेम हो जाएगी। CH3 C के साथ कौन जुड़ा हुआ है? N जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है एथेनामीन, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा? आइसो प्रोपिलएमीन। या प्रोपिल 2 एमीन भी बोल सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से हमारे पास एमीन बनाने की जो विधियां हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब बनाने की विधियों के बाद हम पढ़ते हैं भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स, एमिनो के भौतिक गुणधर्म। एमिनो के भौतिक गुणों का मतलब होता है कि हमारे पास जो एमीन है उसका रंग क्या है, उसकी गंध कैसी आती है उसमें से, एमीन जो है उसकी भौतिक अवस्था कैसी है, वो द्रव है, ठोस है या गैस है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था की। तो यहाँ पर मैथिल एमीन और एथिल एमीन जो होती है हमारे पास, यानी कि C1 से और C2 तक की जो हमारे पास एमीन होती हैं वो एमीन हमारे पास पाई जाती हैं गैसीय अवस्था में। और जो C3 या इससे अधिक वाली कुछ एमीन होती हैं वो पाई जाती हैं द्रव अवस्था में। और उच्च भार वाली या उच्च अणुभार वाली जो एमीन होती हैं वो हमारे पास
पाई जाती हैं सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में। यदि हमसे अवस्था पूछी जाए तो एमीन तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस भी होती हैं, द्रव भी होती हैं और गैस भी होती हैं। जो हमारे पास कम अनुभार वाली होती हैं, C1 है, C2 है, मेथिलामीन एथिलामीन है, वो गैसीय अवस्था में, प्रोपेन और ब्यूटेन वाली जो एमीन है वो द्रव अवस्था में, और 5 से ऊपर जाते हैं तो उस प्रकार की जो एमीन होती हैं वो कैसी अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। तो सबसे पहले हेडिंग डालना एमिनो के भौतिक गुणधर्म, उसके बाद लिखना इनके प्रमुख गुणधर्म निम्नलिखित हैं। एमिनो के प्रमुख भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। इसमें नंबर 1 लिखना भौतिक अवस्था, और भौतिक अवस्था में लिखिए मेथिलामीन तथा एथिलामीन, मेथिलामीन तथा एथिलामीन गैस अवस्था में होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं। 3 कार्बन, इसमें लिख लेना 3 कार्बन या इससे अधिक, 3 कार्बन या इससे अधिक, 3 कार्बन या इससे अधिक एमीन द्रव अवस्था में, एमीन द्रव अवस्था में तथा उच्चतर एमीन, उच्चतर एमीन रंगहीन ठोस होती हैं, उच्चतर एमीन रंगहीन ठोस होती हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं इनकी गंध, इनमें से कैसी स्मेल आती है, स्मेल अच्छी होती है या खराब स्मेल होती है। तो जो हमारे पास निम्नतर एमीन होती हैं, तो निम्नतर एमीन की जो गंध होती है, निम्नतर एमीन मधुर गंध युक्त होती है। निम्नतर एमीन जो होती है उसकी गंध कैसी होती है, मधुर गंध होती है। और जो उच्चतर एमीन होते हैं, C5 से अगर ऊपर चले जाएं तो इनकी जो गंध होती है वो गंदी स्मेल आती है। हम ये कह सकते हैं मत्स्य के समान, सड़ी हुई मछली के समान इनमें से गंध आती है। तो इनकी गंध में लिख लेना निम्नतर एमीन, निम्नतर एमीन, इस मतलब बस ना अमोनिया के समान है। निम्नतर एमीन की गंध अमोनिया के समान होती है। निम्नतर एमीन की गंध अमोनिया के समान होती है तथा उच्चतर एमीन, उच्चतर एमीन की गंध उच्चतर एमीन की गंध मत्स्य के समान होती है। अब इसी पॉइंट में एक एरो का निशान लगा लेना और लिखना एरिल एमीन, एरिल एमीन कोष्टक में एग्जांपल के लिए लिख लेना जैसे एनिलीन, एरिल एमीन कोष्टक में लिख लेना एनिलीन
रंगहीन होते हैं, लेकिन भंडारण के दौरान वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रंगीन हो जाते हैं। अब हमारे पास जो उसका थर्ड पॉइंट है उसमें बात करते हैं विलेयता। कि जो हमारे पास एमीन होते हैं उनकी विलेयता किस प्रकार से पाई जाती है। तो निम्नतर एमीन जो होते हैं वो होते हैं जल में अविलय। निम्नतर एमीन जो जल में विलय होते हैं और जो उच्चतर एमीन होते हैं वो होते हैं जल में अविलय। जो उच्चतर एमीन होते हैं वो क्या पाए जाते हैं जल में अविलय होते हैं। अब इनके विलय और अविलय का कारण क्या होता है। सभी में ये होता है कि जो ध्रुवीय यौगिक है वो ध्रुवीय यौगिकों में विलय होता है, जो अध्रुवीय होता है वो अध्रुवीय यौगिकों में विलय होता है। तो यहाँ पर निम्नतर एमीन जो होते हैं वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जल में विलय होगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इन तीनों में से किसी एक का होना जरूरी है। या तो यौगिक में फ्लोरीन होना चाहिए, या यौगिक में ऑक्सीजन होना चाहिए, या फिर हम चाहिए नाइट्रोजन। अब जब हम इसकी संरचना पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास n समूह होता है। यदि इसके बीच में कोई जल का कोई मॉलिक्यूल आ जाता है वो आसानी से हाइड्रोजन बंध बना लेता है। यदि एमीन के ग्रुप के बीच में कोई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया, जल का मॉलिक्यूल आ गया, बंध बना लेगा। लेकिन निम्नतर एमीन तो बंध बना लेते हैं। निम्नतर एमीन तो क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं। और बंध इसलिए बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्किल समूह की संख्या कम रहती है। लेकिन जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी, एमिनो की संख्या बढ़ेगी तो चारों ओर से एल्किल समूह की संख्या बढ़ेगी। और ये एल्किल समूह नाइट्रोजन के चारों ओर फैल जाएंगे। यदि नाइट्रोजन के चारों ओर एल्किल समूह फैल जाते हैं तो यहाँ पर त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी, यानी कि भीड़भाड़ हो जाएगी। और त्रिविम बाधा के कारण ये जल के मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन के पास नहीं आने देंगे, जिससे आसानी से हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा। और हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो ये जल में कैसे हो जाते हैं, अविलय हो जाते हैं। ये केवल एलिफैटिक में पाया जाता है। एरोमेटिक जो ग्रुप होते हैं, एराइल जो ग्रुप होते हैं, कोई भी चाहे एनिलीन है चाहे कोई सा भी ग्रुप है, वो सभी कार्बनिक विलायकों में तो विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड है, कीटोन है। लेकिन जल के अंदर कैसे रहते हैं, अविलय रहते हैं। और एलिफैटिक में भी केवल कम अणुभार वाले जो निम्नतर एमीन होते हैं वही जल में विलय होते हैं, उस तक तो ये भी अविलय रहते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे विलयता डाल लीजिए। निम्नतर एमीन जल में विलय होते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। लेकिन एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ
एल्किल समूह बढ़ने के साथ साथ विलेयता कम होने लगती है, इसलिए उच्चतर एमीन जल में अविलय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब ये बना लेना जो ब्रैकेट में है, एमिनो के बीच में हाइड्रोजन बंध द्वारा चलता है हाइड्रोजन। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लिख लेना, इसी पॉइंट में डैश लगा के लिख लेना, एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, एरोमेटिक एमीन जल में अविलय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अब आपने भौतिक अवस्था पढ़ ली, इसकी गंध पढ़ ली और जल में या कार्बनिक विलायकों में विलेयता आपने पढ़ ली। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका क्वथनांक। देखिए क्वथनांक में क्या होता है, यदि हम यहाँ पर प्राथमिक एमीन की बात करें तो प्राथमिक एमीन इस प्रकार पाया जाता है, द्वितीयक एमीन जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, और जो तृतीयक एमीन होता है उस तृतीयक एमीन में यहाँ पर हाइड्रोजन समूह अनुपस्थित होता है। तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन नहीं होता है, तो जब इनका क्वथनांक जो होता है हाइड्रोजन समूहन के कारण प्राथमिक एमीन का क्वथनांक तो अधिक पाया जाता है, द्वितीयक एमीन का क्वथनांक जो होता है इससे कम पाया जाता है, एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि अणुओं के बीच में हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, समूहन हो जाता है, और समूहन के कारण का क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, और हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण समूहन नहीं होता है, हाइड्रोजन आपस में समूहित नहीं हो पाते हैं, जिससे क्वथनांक के मान में कमी आ जाती है। तो यदि हमसे क्वथनांक का क्रम पूछा जाता है तो हम लिखेंगे R(NH2) is greater than R2, NH is greater than R3 है। यहाँ हम लिख सकते हैं प्राथमिक एमीन is greater than द्वितीयक एमीन is greater than तृतीयक एमीन। कारण क्या है, हाइड्रोजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति। यहाँ हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बंध बनेगा, हाइड्रोजन का समूहन हो जाएगा, तो इस प्रकार से ये प्राथमिक एमीन में पाया जाता है।
द्वितीयक एमीन में होता है एक, इसलिए इसका कम हो जाता है, और तृतीयक एमीन में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर इनका क्वथनांक का क्रम जो होगा वो प्राथमिक एमीन का सबसे अधिक होता है और तृतीयक एमीन का सबसे कम पाया जाता है। तो क्वथनांक में लिख लीजिए प्राथमिक तथा द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसलिए NH बंध के ध्रुवीय होने के कारण अंतरा अणु को हाइड्रोजन बंध द्वारा अणुओं का संगुणन हो जाता है, जिससे क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन तृतीयक एमीन में हाइड्रोजन की अनुपस्थिति के कारण क्वथनांक में कमी आती है। यहां पर ये बना लेना और अंतराणु हाइड्रोजन का समूह, और उसके बाद क्रम लिख लेना। अर्थात प्राथमिक एमीन is greater than द्वितीयक एमीन is greater than तृतीयक एमीन। ये लिखिए नीचे वाला। चलिए यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3 एमीन हैं जो समावयवी हैं एक दूसरे के। यहाँ प्रोपेन एमीन लिया हमने, यहाँ एन मेथिल मेथेन एमीन एथेन एमीन लिया हमने, और इसके बाद तीसरा हमने लिया एन डाइमेथिल मेथेन एमीन। तो यहाँ पे ये होगा एन
डाई मेथिल मेथेन, इसका नाम है एन मेथिल एथेन, और ये है हमारे पास प्रोपेन। तो यहाँ पर इनमें यदि हमसे पूछा जाए, हमें पता है क्रियाशीलता का क्रम, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो यहाँ पर हमें पता है इसका 1 डिग्री का यानी कि प्राइमरी का ज्यादा है सबसे, और 3 डिग्री का सबसे कम है। तो हमें इसका क्वथनांक यदि हमसे पूछा जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होता है 323 केल्विन। इसका होता है 307 केल्विन, और इसका जो होता है 276 केल्विन। तो ये भी तो यहाँ पे इसके ये भौतिक गुण धर्म कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एमिनो के रासायनिक गुणधर्म। बनाने की विधियां हमने पढ़ ली है, भौतिक गुणधर्म हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हम रासायनिक गुणधर्म।